नमस्कार, आप देख रहे हैं धाकड़ एक्सक्लूसिव। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और धाकड़ एक्सक्लूसिव में आज बात होगी इसी धाकड़ एक्सप्रेसवे की, जिसकी झलक आपने अभी अभी देखी। तो आज दिन भर के इस पूरे कार्यक्रम का एक झलक आपको हम यहां पर दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि आज किस तरह से इस एक्सप्रेसवे पर भारत का शक्ति प्रदर्शन हुआ, भारत की सेना की ताकत यहां पर झलकी और कैसे ये तस्वीर हिंदुस्तान को आने वाले दिनों में और मजबूत करने वाली है, आपको ये पता चलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर वो सेना के सबसे बड़े विमान C-130J सुपर हर्क्यूलिस से उतरे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए सौगात है और इसमें कोई संदेह नहीं कि इसके अलावा पूर्वी और उत्तरी फ्रंट की सामरिक ताकत में भी गजब की बढ़ोतरी हुई है। तो इसी कार्यक्रम की झलकियां आप देख रहे हैं। जैसे ही प्रधानमंत्री वहां पहुंचे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और सेना के अधिकारियों से उनका ये अभिवादन, मुलाकात और उसके बाद सीधे इस कार्यक्रम तक प्रधानमंत्री पहुंचे। तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स का जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन आज पूरे देश ने देखा और वो तस्वीरें भुलाई नहीं जा सकेंगी जब एयरफोर्स के सुखोई 30 MIK, राफेल C-130J सुपर हर्क्यूलिस जैसे विमान पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की एयर स्ट्रिप पर लैंडिंग और टेक ऑफ करते हुए दिखाई दिए और अब यह प्रक्रिया आगे भारत की सामरिक शक्ति को और मजबूत करेगी। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला यह पहला एक्सप्रेसवे होगा और यहां से दोनों ही फ्रंट्स की दूरी करीब 600 किलोमीटर की है और ऐसे में 2 से 3 घंटे की तैयारी कर आसानी से बालाकोट जैसी स्ट्राइक को अंजाम दिया जा सकता है। ऐसे कॉम्बैट ऑपरेशंस में रिस्पांस टाइम सिर्फ 2 से 3 घंटे का रहेगा और इसीलिए बार बार हम भी आपके सामने ये कह रहे हैं कि ये वो धाकड़ एक्सप्रेसवे है जो भारत की शक्ति में जबरदस्त इजाफा करने वाला है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर 3.2 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप पर आज C-130J हरक्यूलिस लैंड हुआ। हरक्यूलिस की लैंडिंग पूरी दुनिया को यह संदेश है कि भारत ने सामरिक दृष्टि से मजबूती की तरफ एक कदम और बढ़ा दिया है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे यूपी की प्रगति का एक्सप्रेसवे है। ये एक्सप्रेसवे नए यूपी के निर्माण का एक्सप्रेसवे है। हरक्यूलिस की लैंडिंग के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी एयर स्ट्रिप पर भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन किया। मिराज 2000, सुखोई 30 MKI, जगुआर लड़ाकू विमानों ने टच डाउन किए। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों का ये कारनामा ये बताने के लिए काफी है कि एक्सप्रेसवे 2 मोर्चों पर जंग होने की स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उत्तरी और पूर्वी बॉर्डर के नजदीक होने की वजह से यहां से दोनों ही फ्रंट पर आसानी से फाइटर एयरक्राफ्ट ऑपरेट किए जा सकेंगे। देखिए, सहारनपुर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ यदि आप मानिएगा तो उसकी कैपेबिलिटी देता है। ये जो पूर्वांचल एक्सप्रेस बना है 413 किलोमीटर का, आपदा में भी ये बहुत बड़ा रोल अदा कर सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान लेकर के जाना और उसको बिल्डअप करना और फिर 3.2 किलोमीटर लॉन्ग स्ट्रिप जहाँ पर आपके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं, रिफ्यूल कर सकते हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमानों की यह महज एक्सरसाइज नहीं है, ये पूर्वी और उत्तरी फ्रंट पर भारत की बड़ी सामरिक शक्ति का नजारा है। पूर्वी फ्रंट पर चीन के खिलाफ युद्ध काल के दौरान इमरजेंसी उपयोग में आने वाला ये पहला एक्सप्रेसवे होगा। यहाँ से उत्तरी और पूर्वी दोनों ही फ्रंट्स की दूरी करीब 600 किलोमीटर है। यानी अगर वक्त आया तो बालाकोट जैसी स्ट्राइक को 2 से 3 घंटे में आसानी से अंजाम दिया जा सकता है।
पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो 340 किलोमीटर लंबा है, उसके ऊपर एक इमरजेंसी एयर स्ट्रिप के बनाने से देश की सामरिक शक्ति में जबरदस्त इजाफा होता है। इससे पहले यूपी में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर और यमुना एक्सप्रेसवे पे इस तरह के एयर स्ट्रिप बनाए गए हैं। इन एयर स्ट्रिप्स के ऊपर फाइटर एयरक्राफ्ट और C-130 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट भी लैंड कर सकते हैं। इस बार प्रधानमंत्री खुद लैंड करके देखेंगे कि किस प्रकार से अपनी जो सामरिक शक्ति में इजाफा होता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि जो एयर स्ट्रिप्स होते हैं इनको थोड़ा और अधिक मजबूत बनाना पड़ता है। खर्चा जरूर ज़्यादा आता होगा नॉर्मल हाईवे और एयर स्ट्रिप के ऊपर से। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप की जरूरत क्यों है? इस सवाल का जवाब यह है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से अयोध्या बेहद करीब है। वाराणसी यहाँ से महज 150 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ से पूर्व और उत्तर के एयर बेस भी नजदीक है। नेपाल बॉर्डर भी करीब ही है। आए दिन आतंकी देश के मंदिरों पर हमला करने की धमकी देते हैं। इस लिहाज से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयर स्ट्रिप बेहद जरूरी है। पूर्वांचल एक्सप्रेस के ऊपर में ये 3.2 किलोमीटर का सहारनपुर के इलाके में आपने देखा, जहां की प्रधानमंत्री गए और खुद C-30J हरकुलस एयरक्राफ्ट से वो लैंड किया। वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और एक तरह का मीडियम हेवी लिफ्ट मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, उसका लैंड करना वो कैपेबिलिटी को दिखाता है। उसके बाद जो एयर शो हुई है वो हमारी सामरिक जो क्षमता है उसमें बहुत बड़े इजाफे को दिखाता है। ये किस लिए महत्वपूर्ण है? देखिए, सहारनपुर एक स्ट्रैटेजिक डेप्थ यदि आप मानिएगा तो उसकी कैपेबिलिटी देता है। भारत चीन डोकलाम विवाद के बाद चीन के सिंजियांग प्रांत और तिब्बत क्षेत्र में 16 एयरबेस तैयार किए। इन एयरबेस में मौजूद चीन की लॉन्च रेंज मिसाइलों की रेंज में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार के 5 बड़े एयरबेस के साथ कई बड़े शहर भी आते हैं। लेकिन पूर्वांचल में एयर स्ट्रिप बनाने से चीन भी अब भारत की 600 किलोमीटर की रेंज तक मार करने वाली मिसाइलों की जद में आ चुका है। यानी एयरफोर्स पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर सुल्तानपुर से ही चीन पाकिस्तान के खिलाफ कॉम्बैट ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है। तो आइए अब आपको बताते हैं कि जिस तरह से ये एयर स्ट्रिप्स मौजूद हैं और जितनी तेजी से इन पर काम हो रहा है, भारत की जो शक्ति है वो इससे कैसे बढ़ रही है सामरिक। हमने आपको बताया कि डोकलाम विवाद के बाद चीन ने 16 एयर स्ट्रिप बनाए हैं, लेकिन ये न्यू इंडिया है जो किसी से पीछे नहीं रहता। और वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने नेशनल हाईवेज पर 29 एयर स्ट्रिप की योजना बनाई थी और ऐसी एयर स्ट्रिप जिनमें युद्ध काल के दौरान या किसी इमरजेंसी के वक्त लड़ाकू विमान उतारे जा सकें और टेक ऑफ कर सकें, तो ये योजना रही। सितंबर 2021 में सड़क परिवहन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी कि ऐसी 19 एयर स्ट्रिप्स भारत ने बना ली हैं, जिसमें बॉर्डर के समीप ही भारतमाला प्रोजेक्ट के हाईवे पर बाड़मेर और जैसलमेर के बीच ये एयर स्ट्रिप मौजूद है। फलौदी और जैसलमेर के बीच नेशनल हाईवे पर एयर स्ट्रिप है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा में चिनारबाग नेशनल हाईवे पर LOC के नजदीक। तो अगर आप इन तमाम इलाकों को भी देखेंगे भारत के इस नक्शे पर, तो आप समझ पाएंगे कि बॉर्डर के नजदीक जब ये इलाके लगते हैं तो यहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप की मौजूदगी सेना की ताकत किस कदर बढ़ाने में मदद करेगी। इसके अलावा देश की राजधानी दिल्ली से रामपुर के बीच भी हाईवे में एयर स्ट्रिप बनाई जा रही है, उत्तराखंड में मुरादाबाद काठगोदाम हाईवे पर। इसके अलावा चीन सीमा के नजदीकी ये जो उत्तराखंड की सीमा से लगता है, जो चीन सीमा का हिस्सा है, वहां पर ये एयर स्ट्रिप बनाई गई है। पश्चिम बंगाल में खड़गपुर कंजार हाईवे पर बांग्लादेश सीमा के पास, असम के मोहनबाड़ी तिनसुकिया हाईवे पर चीन सीमा के नजदीक। इसके अलावा आप मैप में उन तमाम राज्यों को भी और देख सकते हैं जहां पर एयर स्ट्रिप या तो बन गई है या फिर बनने का काम इस वक्त जारी है। तो आइए अब सीधे अपने संवाददाताओं के पास चलते हैं। हमारे साथ इस वक्त श्रृंजॉय चौधरी जुड़ गए हैं और आदर्श भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं लखनऊ से। श्रृंजॉय, पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। हमने तो राज्यवार नक्शे पर यह बताया कि कहां कहां पर इस तरह की एयर स्ट्रिप्स हैं, उनके होने का मतलब क्या है। डिफेंस में आपका एक लंबा अनुभव है, हमारे दर्शकों को आसान शब्दों में बताएं कि जब दर्शक एयर स्ट्रिप को इस तरह से देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, एक आम आदमी कैसे समझ पाए कि ये देश के लिए कितना फायदेमंद है, उस तक इसका क्या फायदा पहुंचेगा और कैसे ये देश की सामरिक शक्ति को और बढ़ाएगा। देखिए,
2-3 चीज है। जी श्रृंजॉय, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच रही है, आपके पास मैं लौटती हूं। आदर्श भी मौजूद है हमारे साथ। आदर्श, देखिए आज ये तस्वीरें पूरे देश ने देखी, प्रधानमंत्री वहां पर मौजूद, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इसके अलावा राज्यपाल, और उनकी मौजूदगी में ये जो पूरा दमखम एयरफोर्स का दिखाई दिया, इस तस्वीर की अपनी एक अलग अहमियत है। लेकिन उससे अलग उत्तर प्रदेश में तो चुनाव भी हैं और कहीं ना कहीं भारत की सामरिक शक्ति अगर बढ़ती है और इस एक्सप्रेसवे से लोगों को एक फायदा मिलता है, लेकिन वो राजनीति के केंद्र में भी आ जाता है। आप जब वहां पर मौजूद हैं, आपने जब इन तस्वीरों को बेहद करीब से देखा, क्या आपने उत्तर प्रदेश में इस एक्सप्रेसवे को लेकर, इन तस्वीरों को लेकर सेंटिमेंट महसूस किया? देखिए, जब कोई भी बड़ा डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो निश्चित तौर पर उससे ना सिर्फ सरकार अपने वोट बैंक को साधती है बल्कि आम जनता को फायदा भी मिलता है। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप लखनऊ से गाजीपुर के बीच के पड़ने वाले 9 जिलों की बात करें तो ये सभी पूर्वांचल के जिले पिछड़े जिलों में आते थे। और निश्चित तौर पर अगर ये एक्सप्रेसवे बना है तो उसके आसपास के जितने भी हिस्से हैं वो डेवलप होंगे। इसके साथ साथ इन पिछड़े जिलों को अपने माल को लेकर जाने में, साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे सही समय पर सही अस्पताल तक पहुंचाने में, बड़े अस्पताल तक पहुंचाने में फ़ायदा होगा। और अगर वहां के लोकल सेंटिमेंट्स की मैं बात करूं तो आप यकीन मानिए, इस एयर शो को देखने के लिए, एयर स्ट्रिप जो बनी हुई थी उसको देखने के लिए वहां पर बड़ी संख्या में जो ग्रामीण थे वो दोनों तरफ खेत के बैठे हुए थे। हमने कुछ लोगों से बातचीत भी की तो उनका ये साफ तौर पर कहना था कि देखिए, हमने अपने जीवन में खराब सड़कें देखी हैं, हम इस जगह पर ये देखने भी आए हैं कि यहाँ पर हवाई जहाज कैसे उतर सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये महसूस करना चाहते हैं कि आखिर सड़क पर जो गाड़ियाँ नहीं चल पाती थी, क्या उस पर हवाई जहाज भी चल सकता है। ये देखने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। तो ये आप सेंटीमेंट समझिए कि जिस व्यक्ति ने पिछड़े इलाके के तौर पर अपने ज़िले, अपने आसपास के ज़िलों में ये देखा हो कि सड़कों पर इतने गड्ढे हों कि गाड़ियाँ तक नहीं चल पाती हैं और वहां पर हवाई जहाज उतर रहा है। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक बार तस्वीरें भी दिखा दे। ये वो पूरा एक्सप्रेसवे है। अभी भी मैं एक्सप्रेसवे पर मौजूद हूं। तकरीबन 12 घंटे हो चुके हैं, हम लगातार इस एक्सप्रेसवे पर हैं। और अगर मैं आपको अभी की तस्वीर दिखाऊं तो देख सकते हैं कि लगातार जो पुलिस के पिकेट वाहन हैं वो भी चल रहे हैं। और मैं आपको दूसरी तरफ की जो तस्वीर है वो भी दिखा देता हूँ। अगर आप देखें तो इसकी गुणवत्ता किस कदर बनाई गई है वो देखें। इसके साथ साथ आप देखें कि जगह जगह पर पुलिस के जो वाहन हैं वो लगाए गए हैं। और ये जो वाहन है ये इंश्योर करते हैं कि अगर कोई ज़रूरत पड़े समय पर या इमरजेंसी में रिस्पांस की ज़रूरत पड़े तो कैसे समय पर उसको रिस्पांस किया जा सकता है। इसके साथ साथ एम्बुलेंसेस की भी व्यवस्थाएं हैं। ये वो तमाम व्यवस्थाएं हैं जो एक मानक के तौर पर अगर कहीं भी इस टाइप का प्रोजेक्ट बनता है, किस टाइप का एक्सेसवे बनता है तो वहाँ पर होने चाहिए। वो सभी चीज़ें यहाँ पर बनाई गई हैं। और निश्चित तौर पर ये 28 जिले हैं पूर्वांचल में और 164 से ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं। 115 सीटें जो है वो बीजेपी ने 2017 चुनाव में जीती थी। और ऐसे में बीजेपी भी उम्मीद कर रही है कि इस बार इस प्रोजेक्ट से उनको और ज़्यादा फायदा होगा। और चूंकि 2017 से पहले के विधानसभा चुनाव में सपा और बसपा का गढ़ माना जाता था ये पूरा इलाका, ऐसे में आजमगढ़, गाजीपुर या उसके आसपास बलिया या उसके आसपास के दूसरे इलाकों की हम बात करें तो यहाँ पर बीजेपी ने पिछले चुनाव में काफ़ी बढ़त बनाई थी। और इस प्रोजेक्ट के जरिए उम्मीद कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भी उसको फायदा होगा। तो ना सिर्फ सामरिक दृष्टि से, जैसा कि दूसरे जो एक्सपर्ट्स हैं वो बता रहे थे, इसके साथ साथ बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से और विकास के दृष्टिकोण से देखें तो सभी मायनों में ये एक्सप्रेसवे पूर्वांचल के लिए बेहद ज़रूरी भी था। और इस वक्त की हम बात करें तो अभी के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि 2022 का विधानसभा चुनाव भी आने वाला है। जी, तो आदर्श ने इसको पूरा आपके लिए एक्सप्लेन किया कि आखिर किस तरह से राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होने वाला है, सामाजिक और विकास के लिहाज से। और जब प्रधानमंत्री भी आज वहां पर मौजूद थे तो उन्होंने भी कहा कि उत्तर प्रदेश के लिए ये एक विकास पथ साबित होगा, उत्तर प्रदेश को ये जोड़ेगा। श्रृंजॉय चौधरी भी आ गए हमारे साथ। श्रृंजॉय, राजनीति सामाजिक तौर पर विकास के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है इस पर बात हुई, लेकिन सामरिक लिहाज से, क्योंकि आज भारत की एयरफोर्स का जो दमखम हमने देखा इस एयर स्ट्रिप पर, सामरिक लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है बताइए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए, मान लीजिए लड़ाई हो रहा है, उस टाइम में एयरपोर्ट, एयरबेस काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए कोई बॉम्ब किया है रनवे, उसके बाद आपका प्लेन लैंड करेंगे कहाँ? यहाँ जगह बना दी है गवर्नमेंट, यहाँ लैंड कर सकते हैं ऑन द हाईवे।
ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि ऑलवेज एक एडिशनल अपॉर्चुनिटी है पायलट के लिए। और देखिए, ये इंश्योरेंस पॉलिसी के टाइप है। ये आपका जो एडिशनल लैंडिंग स्ट्रिप है, आपका हाईवे भी है, आपका लैंडिंग स्ट्रिप भी है, क्योंकि लड़ाई के टाइम में तो काम में आएगा ही। आप देखिए, कोई क्राइसिस हो गया, कोई अर्थक्वेक हो गया, कोई फ्लड हो गया, ये रहेगा और बहुत जल्दी सप्लाई आ सकता है। ठीक है, मान गया आपका एयरबेस है, वहां आ सकता है, लेकिन ये एडिशनल सप्लाई के लिए ये भी बहुत अच्छा है। तो ये एक ही बात है, मानने पड़ेगा, ये मेंटेन करना है ठीक से, क्योंकि आपका प्लेन लैंड करने का मामला है तो मेंटेनेंस बहुत ही अच्छा होना चाहिए, जैसे रनवे का मेंटेनेंस होता है। बिल्कुल, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात सृंजॉय यहाँ दर्शकों को बताई कि शिलान्यास, उद्घाटन और उससे आगे की बातें एक तरफ, लेकिन जब हम इतने बड़े दावे कर रहे हैं तो उसका मेंटेनेंस भी उस तरह से हो, क्योंकि यहाँ पर मामला अगर सामरिक लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण है, एयर स्ट्रिप की बात हो रही है, तो ये एक बेहद अहम बिंदु यहाँ पर। आदर्श, आपका भी धन्यवाद। सृंजॉय, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का जब उद्घाटन तो हुआ और वो तस्वीरें भी आपने देखी, लेकिन कैसे उस पर राजनीति जारी है लंबे समय से, ये देखना भी अहम है। उत्तर प्रदेश की परियोजनाओं पर वार पलटवार लगातार जारी है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का क्रेडिट लेने की भी अब एक रेस चल रही है, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपना अपना दावा पेश किया जा रहा है। टाइम्स नाउ नवभारत ने लखनऊ में 15 सितंबर 2021 को नवनिर्माण मंच का आयोजन किया था, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी आए, और दोनों ने ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर अपना दावा किया। जब आप 2017 में चुनाव जीतकर आए, मुख्यमंत्री बने, लोग हर जगह परसेप्शन का एक खेल होता है, तो उस वक्त लोगों ने ये ज़रूर सोचा मन में कि योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं, मंदिर का काम होगा सिर्फ या विकास का काम भी होगा, गवर्नेंस का काम भी होगा। आज 4.5 साल बाद विकास हुआ है, लेकिन शायद विपक्ष को कहीं नज़र नहीं आ रहा। विपक्ष कहती है कि एक्सप्रेसवे हमने बनाया था, उद्घाटन योगी जी ने किया, हमने नींव लगाई थी, लेकिन दोबारा नींव लगा दी योगी जी ने। मेट्रो के प्रॉमिसेस किए थे, वायदे किए थे, लेकिन मेट्रो आई नहीं, ना गोरखपुर में ना लखनऊ में ही आगे बढ़ी है। विपक्ष को आप क्या जवाब देंगे? 4.5 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान हम लोग इस समय 5 एक्सप्रेसवे पे काम कर रहे हैं। 5 एक्सप्रेसवे। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे अक्टूबर में प्रधानमंत्री जी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नवंबर के एंड तक हम इसको प्रधानमंत्री जी के ही कर कमलों से राष्ट्र को समर्पित करवाएं। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है। बलिया लिंक एक्सप्रेसवे, उस पर हमारी कार्रवाई आगे बढ़ रही है, और मुझे लगता है कि देश का जो सबसे बड़े एक्सप्रेसवेज में एक है गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक। हम लोग अगले 1-2 महीने के अंदर उसके भी भूमि पूजन और कार्य शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से करवाने का प्रयास कर रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं। ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो आज कहा जा रहा है, ये समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे था। इसका शिलान्यास समाजवादी सरकार में हुआ, अलाइनमेंट समाजवादी सरकार ने बनाया, पूरे टेंडर डॉक्यूमेंट समाजवादी सरकार ने बनाए, टेक्निकल जितनी भी चीज़ें थी क्लियरेंसेस समाजवादी सरकार में बनी। शिलान्यास का शिलान्यास करवाया प्रधानमंत्री जी से। ये जो एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं आप, ये झांसी से सिद्धार्थनगर जोड़ना था। मायावती वाला आपने इनॉग्रेट कर दिया था, तो इसका इन्होंने कर दिया, क्या फर्क पड़ता है? ये आपका कोई जवाब नहीं है। नहीं, जवाब तो मुझे देना भी नहीं है, ये तो सवाल हम योगी जी से पूछेंगे। लेकिन मैं पूछ रही हूँ कि जब इतना काम हुआ था तो लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पाई, इसका क्या जवाब है आपके पास? समाजवादी लोग विकास की बात करते रहे और भारतीय जनता पार्टी ने जनता को बहकाया। तो आप देखेंगे 15,200 करोड़ रुपए का वही एक्सप्रेसवे 11,800 करोड़ रुपए में बन रहा है। पहले से चौड़ा, पहले से मजबूत, पहले से ज़्यादा अच्छा। ये जो 3-3.5 हजार करोड़ रुपए किसके पास जा रहे थे? कौन इसको हजम करना चाहता था? दाल में कुछ काला था ना। और यही कारण है कि इन लोगों को ये सब पच नहीं रहा है।
क्योंकि कार्य तो अब बोल रहा है ना, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कोई भी जाएगा उसको देखेगा कार्य कैसा होता है। जब एक्सप्रेसवे अपना बता रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी स्टेडियम तो अपना बता रहे हैं, भी नहीं रहे थे, आपने उनका बना दिया, रंग का रंग बदल दिया, वो हमारा हो गया। ये उन्होंने वैक्सीनेशन नाम तो बदल दिया, वो हमारा हो गया। और आपने उनका मैं तो आपसे कह रहा हूँ कि चैनल का नाम तो अच्छा रख लिया कि नहीं रख लिया। अगर मुख्यमंत्री जी आए, हो सकता है इस चैनल का भी नाम बदल दें। चैनल का नाम तो नहीं बदलेंगे। आप कैसे कह सकते हैं? मैं कह सकती हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, वो नाम बदल सकते हैं। क्योंकि मैं बहकावे में नहीं आती ना, लोग बहकावे में आते हैं, मैं बहकावे में नहीं आती, इसलिए इस चैनल का नाम, मेरा संकल्प है, हमारे ग्रुप का संकल्प है कि हम बदलेंगे नहीं। मेरा जवाब, नव भारत भी रहेगा, ये नव निर्माण भी रहेगा, ये नहीं कोई बदल सकता, आप नहीं, कोई और सरकार। मेरा जवाब और अपने सवाल का जवाब आपने खुद दे दिया। मैं आप नहीं बहकेंगी। मैं यही चाहता हूं कि जनता जागरूक हो। पूछा जाना चाहिए विपक्ष को कि ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे कौन बना रहा है? आखिर हम लोग बना रहे हैं ना। जून 18 में प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने शिलान्यास करवाया था, और जब मई 2017 में मैंने इसकी समीक्षा की थी, लैंड एक्सप्रेसवे के लिए नहीं थी, क्योंकि टेंडर समाजवादी पार्टी ने दिसंबर 2016 में जारी कर दिए थे, कार्य अवार्ड भी कर दिए गए थे। जब मई तक कार्य प्रारंभ नहीं हुआ तो मैंने पूछा कार्य क्यों नहीं हो रहा है? कहा साहब जमीन ही नहीं है। फिर पूरे टेंडर की प्रक्रिया को निरस्त किया गया। पहले 96% लैंड ली गई, फिर टेंडर की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया। मुझे देख के ताज्जुब हो रहा था कि जब हम लोगों ने 2018 में, यानी आप देखें नवंबर, दिसंबर 2016 और जून 2018, 1.5 वर्ष के बाद जब हम लोगों ने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के टेंडर फिर से जारी किए, और उसमें पहले हमने देखा कि जितना मार्च 2018 में जब टेंडर मांगे गए, देखा हम लोगों ने कि ठीक 15,200 करोड़ रुपए के वाये थे। तो मुझे कुछ शक हुआ। मैंने कहा भी 1.5 वर्ष के बाद तो बढ़ना चाहिए, आखिर मार्केट बढ़ा होगा। इलीगल माइनिंग हम बंद कर चुके थे, सब कुछ बंद कर चुके थे, कुछ भी गलत काम नहीं होना, जो काम करना एक क्लास का होना है। दूसरा, हम लोगों ने कहा कि एक्सप्रेसवे की कुछ चौड़ाई बढ़नी चाहिए, कुछ लैंड अतिरिक्त तो हमारे पास होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम वहां पे सेमी बुलेट ट्रेन भी उसके पैरेलल चलाना चाहते हैं। तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर एक तरफ, लेकिन अब आपको बताते हैं कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के प्लान के बारे में। उत्तर प्रदेश में मैराथन दौड़ के सहारे महिला वोटर्स को रिझाने में जुटी हैं प्रियंका गांधी, और उनके रणनीतिकारों ने इसके लिए एक लंबा चौड़ा प्लान तैयार किया है, जिसके तहत आने वाले दिनों में पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के वॉलंटियर्स मैराथन दौड़ का आयोजन करवाएंगे, जिसका सीधे तौर पर महिलाओं को और लड़कियों को जोड़ने के लिए प्रयास किया जाएगा। और ये पूरी एक्सरसाइज उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अपनी खोई हुई जमीन को तलाश करने के लिए कर रही है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अपनी खोई हुई जमीन को वापस पाने के लिए प्रियंका गांधी को उतारा है, और प्रियंका गांधी का भी ये प्लान है कि महिलाओं के जरिए ही उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में नैया पार लगाई जाए। लिहाजा कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी चुनाव में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। 2 कदम और आगे बढ़कर प्रियंका गांधी ने महिलाओं को रिझाने के लिए राज्य भर में कई मैराथन दौड़ आयोजित करने की योजना बनाई है। ये मैराथन दौड़ लड़कियों के लिए ही होगी। मैराथन का नाम लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ प्रियंका गांधी के दिए नारे पर रखा गया है। दौड़ जीतने वाली लड़कियों को पुरस्कार के तौर पर स्कूटी और स्मार्टफोन दिया जाएगा। देखिए, इसे राजनीतिक चश्मे से न देखा जाए। प्रियंका गांधी का हर भरपूर प्रयास है कि महिलाओं को उनका हक अधिकार मिले, हर क्षेत्र में वो आगे आए। तो मैराथन के बारे में भी उन्होंने आकर्षक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिससे महिलाएं निकल कर आएँ। आखिर इन्हीं की प्रतिभाएं तो आगे बढ़कर ओलंपिक में हमें मेडल दिलाती हैं, खेलों में हमारा मान सम्मान बढ़ाती। तो प्रियंका जी की इस कोशिश को मैं सैल्यूट करता हूँ, एक अच्छा कदम है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रतिज्ञा यात्रा के दौरान वादा किया था कि ग्रेजुएट छात्राओं को मुफ्त स्कूटी और 12वीं पास छात्राओं को मुफ्त स्मार्टफोन दिया जाएगा।
उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस महिलाओं को केंद्र में रखकर जो रणनीति बनाई है उसमें ये सिर्फ अंश भर है। पूरे प्रदेश में 3,750 महिलाओं की एक टीम कांग्रेस पार्टी ने तैयार की है और इस पूरे टीम में दो महिलाओं की जो टीम है वो जिलों में दौरा करेंगी, जिसमें एक युवा महिला और एक वयस्क महिला की टीम होगी जो घर घर जाकर कांग्रेस की बात पहुंचाने का काम करेगी। हर टीम के लिए ये तय किया गया है कि वो एक दिन में 50 महिलाओं से मुलाकात करेंगी। टीम में एक युवा और एक बुजुर्ग महिला शामिल होंगी। इनका काम होगा कि वो महिलाओं और लड़कियों से मुलाकात कर कांग्रेस के द्वारा तय किए गए इस सिलिकॉन बैंड को पहने, जिस पर न सिर्फ प्रियंका गांधी का नारा होगा बल्कि उस पर प्रियंका गांधी के हस्ताक्षर भी मौजूद होंगे। कांग्रेस ने फिलहाल उत्तर प्रदेश के लिए ऐसे 1 करोड़ सिलिकॉन बैंड्स बनवाए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा यूपी चुनाव में युद्ध स्तर पर महिलाओं को अपने साथ जोड़ने में लगी है। कोशिश कितनी कामयाब होगी ये कहना फिलहाल मुश्किल है। स्मृति जी, राजनीति की बात आती है तो आजकल प्रियंका गांधी वाड्रा जी बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इंटरेस्ट ले रही हैं, सब जगह जा रही हैं और उन्होंने हाल ही में कैंपेन भी एक शुरू किया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। और शायद कहना ये चाह रही हैं कि घर पे लड़का है, लड़ नहीं सकता है। ये पता नहीं, शायद ऑडियंस ना समझी हो, ये लड़का कौन सा है जिसके बारे में ये एक बहुत पुरानी हिंदुस्तान में कहावत है कि ये पब्लिक है, सब जानती है, लड़का कौन है उसको भी अच्छी तरह से पहचानती है। प्रियंका गांधी के यूपी प्लान के तहत डोर टू डोर कैंपेन की योजना है, जिसके जरिए करीब 3 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने का लक्ष्य है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में महिला वोटरों की संख्या 6 करोड़ 44 लाख थी। यूपी कांग्रेस के सूत्रों का कहना है कि पार्टी ने 3 करोड़ महिला वोटरों तक पहुंचने की रणनीति इसी आधार पर बनाई है, क्योंकि 2017 के चुनाव में 3 करोड़ 10 लाख महिला वोटरों ने वोट दिए थे। इनमें से 1 करोड़ 60 लाख महिला वोटर 18 से 40 की आयु की थी। 2017 विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में 3 करोड़ महिला वोटर थी। आंकड़े बताते हैं कि 3 करोड़ महिला वोटर जिन्होंने वोट दिया वो ज्यादातर बीजेपी की वोट बैंक रही है। अब इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो टारगेट है और खासकर प्रियंका गांधी ये कोशिश कर रही है कि महिला वोटर को अपनी तरफ किया जाए। इस बाबत अलग अलग योजनाएं और कार्यक्रम कांग्रेस की तरफ से आयोजित किए जाएंगे। इसके अलावा प्रियंका गांधी वाड्रा पूरे उत्तर प्रदेश में 10 महिला टाउन हॉल जो है उसको भी संबोधित करेंगी। ये दिखाने की कोशिश होगी कांग्रेस पार्टी की कि वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं की जरूरतों को समझती है और अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो महिलाओं की जरूरतों को पूरा करने वाली पार्टी भी कांग्रेस पार्टी ही रहेगी। रंजीता झा, टाइम्स नाउ, नव भारत, दिल्ली। बढ़ते आगे और रुक करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस का। केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को बुधवार से दोबारा खोलने का फैसला किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इसका ऐलान किया। पंजाब के भाजपा नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की मांग की थी। केंद्र सरकार के इस फैसले को पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए काफी अहम माना जा रहा है। से ठीक पहले केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का ऐलान कर दिया। देश के गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात का ऐलान किया। गुरु पर्व 19 नवंबर को है। इससे पहले मोदी सरकार ने सिख श्रद्धालुओं के लिए ये बड़ा फैसला लिया है। कोरोना महामारी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को मार्च 2020 में बंद कर दिया गया था। अब 20 महीने के बाद ये कॉरिडोर खोला जा रहा है। 17 तारीख से लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा। 18 को पहला जत्था 250 लोगों के साथ करतारपुर जाएगा। पहले भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने पाकिस्तान सरकार के ढिंगे लगाने के बावजूद करतारपुर कॉरिडोर को खोलने का निर्णय लिया था और बीच में कोरोना की महामारी के कारण सभी यात्राएं, विदेशी यात्राएं स्थगित थी। उसमें ये भी यात्रा स्थगित चल रही थी। हम पिछले 4 दिन में प्रधानमंत्री जी को भी मिले, राष्ट्रपति जी को भी हम लोग जाके मिल के आए। कल हमने अमित शाह जी से भी मिलकर गुहार लगाई कि आपने जिस तरह श्री हरमंदिर साहब की डोनेशन के केसेस को ख़त्म किया, जैसे आपने 1984 के
कत्लो गारत के जो केसेस हैं उनको रीओपन करके दोषियों को सजा का काम शुरू कराया है। आपने गुरुपुर को पूरे विश्व में मनाने का काम शुरू किया। उसी तरह आपने करतारपुर कॉरिडोर खोला था, अब दोबारा खोलिए। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ कि केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने का फैसला लिया? एकदम से कैसे सरकार करतारपुर कॉरिडोर खोलने को राजी हो गई? क्या करतारपुर कॉरिडोर खोले जाने के सियासी मायने भी हैं? क्या पंजाब में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र सरकार ने ये अहम फैसला लिया? सिख धर्म के लिहाज से देखा जाए तो करतारपुर कॉरिडोर का अपना बड़ा महत्व है। सूत्रों की माने तो बीजेपी ने पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर एक सर्वे कराया था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही कम सीटें मिल रही थी। कृषि कानून भी पार्टी के चुनावी मंसूबों के सामने आड़े आ रहा था, जिससे पंजाब में भ्रम फैल गया था कि भारतीय जनता पार्टी सिख विरोधी है। सर्वे का नतीजा आने के बाद पंजाब भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों ने बीजेपी की आला कमान से बात की और उन्हें पंजाब में बीजेपी की स्थिति के बारे में बताया। पंजाब बीजेपी के नेता प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मिले, जिसके बाद केंद्र सरकार ने करतारपुर कॉरिडोर को खोलने की हरी झंडी दे दी। करतारपुर कॉरिडोर खोलना सिख समुदाय के लिए ही नहीं बल्कि सभी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रतीक है। पंजाब के सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की वकालत की थी। इस फैसले के जरिए सरकार ने संदेश दिया कि वो सिख समुदाय की धार्मिक भावनाओं का पूरा सम्मान करती है। पंजाब ने अपनी पैठ जमाने के लिए चुनावों से ठीक पहले बीजेपी अमरिंदर सिंह की पार्टी से गठबंधन भी कर सकती है। इससे बीजेपी को पंजाब में एक बड़ा चेहरा मिल जाएगा, जिसकी भारतीय जनता पार्टी को लंबे समय से तलाश भी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। और सिख समुदाय के लिए ये कितना बड़ा तोहफा है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगाइए, क्योंकि मुझे खुद करतारपुर जाने का अवसर मिला था। तो ऐसे में भारत के वो सिख लोग जो पहले भारतीय सीमा से सिर्फ एक दूरबीन के जरिए गुरु साहब की जमीन को, इस गुरुद्वारे को देखा करते थे, उन्हें वो अवसर मिला करतारपुर कॉरिडोर से कि वो वहां जाकर अरदास कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे साथ इस वक्त प्रेरित कुमार जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। प्रेरित, देखिए, जिस बात का हम जिक्र कर रहे थे कि ये वो भावनाएं हैं जिसको लेकर सिख समुदाय की एक लंबी मांग रही और 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर ही करतारपुर कॉरिडोर को खोला गया था। लेकिन अब कोविड के बाद जब दोबारा सरकार ने ये फैसला लिया है, ये एक बड़ा फैसला उस समुदाय के लिए और उनके लिए एक ऐसा भावनात्मक मुद्दा है जो हर तरह की बयानों से या इस पर जो राजनीति भी हो रही है उनसे ऊपर है। जब आज आप इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि बंगला साहब गुरुद्वारे के बाहर ही मौजूद हैं, ये खबर जब सिख समुदाय के बीच पहुंची, क्या वो महसूस कर रहे हैं, किस तरह के रिएक्शंस उनकी तरफ से आ रहे हैं और इस खबर का उनके लिए क्या मतलब है? जी बिल्कुल पद्मजा, देखिए जैसे ही ये जानकारी लोगों को मिली कि करतारपुर कॉरिडोर जो है वो 17 तारीख से खोला जा, 17 तारीख से रजिस्ट्रेशन होगा और 18 तारीख को पहला जत्था पहुंचेगा, 250 लोगों की संख्या पहुंचेगी पहला जत्था में, तो पूरे देश भर में न सिर्फ सिख समुदाय के लिए बल्कि पूरे देश भर के जो भी श्रद्धालु हैं सबके लिए बहुत खुशी का वक्त था। क्योंकि जब उन्हें जानकारी मिली, साथ ही साथ जब उन्हें यह जानकारी मिली तो चाहे विपक्ष के नेता हो या कोई भी हो, सब लोग राजनीति से उठ करके सरकार के इस फैसले का स्वागत किया, सबने अपनी खुशी जताई। और आपको बताना चाहूँगा कि लंबे वक्त से तीनों कृषि कानून के खिलाफ जो है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये जानकारी मिली उन्हें कि करतारपुर कॉरिडोर तकरीबन 20 महीने के बाद फिर से खोला जा रहा है, तो जो सिख समुदाय के जो लोग थे उनके अंदर गजब की खुशहाली का वक्त आया। और सब लोगों ने टिकरी बॉर्डर पर जो वहाँ किसान बैठे हुए सिख समुदाय को उन्होंने जश्न मनाया। यानी कि हर कोई जो है वो दिल खोल करके सरकार के इस फैसले का स्वागत कर रहा है, क्योंकि करतारपुर कॉरिडोर जो वो पूरे भारतीय के लिए एक आस्था का विषय है। और सरकार ने जो यह किया है ये इसके कई सारे मायने हैं, लेकिन सरकार ने जो धार्मिक तौर पे एक संदेश दिया है कि सारे भारतीय एक है और हर भारतीय के लिए खुशी की बात है। और जितने भी तमाम जो राजनीतिक दल हैं सबने अपने राजनीति से ऊपर उठ करके, भले ही 2022 में जो है वहाँ पे पंजाब में विधानसभा का चुनाव है, लेकिन उसके बावजूद भी सभी राजनीतिक दल जो है उसने इस राजनीति से ऊपर उठ करके इस विषय को स्वीकार किया और सबने खुशी जताई है सरकार के इस फैसले पर, क्योंकि 19 नवंबर को जो है वो प्रकाश पर्व मनाया जाएगा और 17 तारीख से यानी कि 2 दिन पहले से जो करतारपुर कॉरिडोर खोला गया है, ये पूरे देश भर के लिए खुशी की बात है। श्रद्धालुओं के बीच खुशी की लहर, क्योंकि प्रकाश पर्व से पहले इस फैसले का आना यकीनन इसके अपने अलग मायने। बेशक राजनीति से जुड़े लोग इसे पंजाब चुनावों से भी जोड़कर देखें, लेकिन सिख समुदाय में एक प्रसन्नता का भाव है जिसका जिक्र अभी यहाँ पर प्रेरित भी कर रहे थे। शुक्रिया प्रेरित इस जानकारी के लिए आपका। रुक करते हैं अगली खबर का। बात पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती की, जिन्होंने एक बार फिर सुरक्षा बलों पर सवाल खड़े किए। कल हैदरपुरा में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया, लेकिन महबूबा मुफ्ती का आरोप यह है कि इस एनकाउंटर में 2 निर्दोष क्रॉस फायरिंग में मारे गए।
साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार और बीजेपी पर देश में एक बार फिर हिंदू मुसलमान को आपस में बांटने का आरोप लगाया। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। कश्मीर में सेना के जवानों ने आतंक को दिया मुंहतोड़ जवाब। घाटी में हो रही टारगेट किलिंग के बीच सेना को मिली बड़ी कामयाबी। पाकिस्तान के पाले हुए दहशतगर्दों का हैदरपोरा में हुआ सफाया। लेकिन सेना की इस कामयाबी में भी जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती राजनीति कर रही हैं और सेना के ही इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े कर रही हैं। सुनिए महबूबा मुफ्ती का ये नापाक बयान। एनकाउंटर हुआ, मिलिटेंट मारे गए, हम समझते हैं, मगर मिलिटेंट के साथ साथ जो वहाँ इल्जाम लगा है कि जो घर का रहने वाला था, जो घर वाला था, उसको शील्ड बना के लेके गए, ये उसके घर वाले कहते हैं, वो भी मर गया। और एक जवान डॉक्टर आपकी तरह बिल्कुल यंग मुदस्सिर नाम का डॉक्टर, वो भी मारा गया। इनके पास एक ही मशीन, एक ही फैक्ट्री चलती है, वो है हिंदू मुस्लिम झगड़ा कराओ। त्रिपुरा से शुरू किया, उसके बाद यूपी, अब महाराष्ट्र, क्योंकि जूं इलेक्शन यूपी के नजदीक आएंगे। इनके पास कहने को कुछ नहीं है, सिर्फ हिंदू और मुसलमान का झगड़ा कराते हैं। और इस वक्त और जानकारी के साथ प्रदीप दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, हम देख रहे हैं महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर जिस तरह का बयान दिया, ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन बड़ा सवाल प्रदीप यहाँ पर ये उठता है कि जो हालात इस वक्त घाटी में बने हुए हैं, जिस तरह की तस्वीर और परिस्थितियां वहां बिगड़ रही हैं, उन सब के बावजूद महबूबा मुफ्ती इस तरह का प्रोपेगेंडा फैलाती रहें, खुलेआम इस तरह के बयान देती रहें, लोगों को बरगलाती रहें, भड़काती रहें, उन्हें रोकने के लिए भी क्या कोई कदम उठाए जा रहे हैं, या इसको लेकर क्या मैकेनिज्म, क्या कोशिशें सरकार के पास हो सकती हैं? क्या इस पर कोई विमर्श, कोई बात जो है सामने आती है? देखिए, बिल्कुल मीनाक्षी, आपने सही कहा। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती की सियासत की बात है, तो हमने अक्सर देखा है कि सुरक्षा बलों को लेकर अक्सर वो सियासत करती आई हैं। आज तक उन्होंने कभी भी सुरक्षा बलों के लिए बोला नहीं है, जबकि यही सुरक्षा बल के लोग हैं जो उन्हें 24 घंटे 365 दिन सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं। और इन्हीं की वजह से अगर वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं, तो इनफैक्ट उनको चाहिए था उन सुरक्षा बलों को सल्यूट करना, क्योंकि किस तरीके से आतंकवाद से पिछले 30 दशक से वो लड़ रहे हैं। और लगातार देखिए, महबूबा मुफ्ती का कोई भी बयान ना आतंकवादियों के खिलाफ आता है, ना पाकिस्तान के खिलाफ आता है। लेकिन जहां तक पब्लिक की बात है, पब्लिक पूरी तरह जानती है कि महबूबा मुफ्ती सियासत कर रही है। और यही एक वजह है कि आपने देखा होगा, जब पिछले कई महीने महबूबा मुफ्ती अंदर रही, तो एक भी कश्मीरी उनके लिए बाहर नहीं आया, ना ही किसी ने कोई आंसू बहाए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि महबूबा मुफ्ती जब चीफ मिनिस्टर थी, लोगों के लिए कोई भी काम नहीं किया था। और जैसे ही वो पावर से बाहर जाते हैं, ऑल ऑफ ए सडन उन्हें लोगों की याद आने लगती है, क्योंकि उनके पांव के नीचे से जो सियासी जमीन है वो खिसकती जा रही है। तो मेरे ख्याल से लोग ही उनका जवाब दे रहे हैं। ये अहम बात आपने प्रदीप कही कि आपकी जिस तरह से राजनीतिक तौर पर हाशिए पर आ गए हैं, तो ये कोशिश कहीं ना कहीं अपनी उस मौजूदगी को जिंदा रखने की है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रदीप। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बिहार से। आपको बता दें, शराबबंदी पर टाइम्स नाउ नवभारत के स्टिंग ऑपरेशन का बड़ा असर हुआ है। बिहार के डीजीपी एसके सिंघल ने कहा है कि आरोपियों की पहचान करेंगे और जो भी आरोपी होंगे उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्टिंग ऑपरेशन का असर, क्योंकि आज हमने आपको दिखाया था किस तरह से बिहार की राजधानी में स्वास्थ्य मंत्री के घर से महज 10 मीटर की दूरी पर शराब मिल रही है। उस पर क्या कहना है आपका? किसका? हम लोग देख वेरीफाई करके उस पर कार्रवाई कर देंगे। इसको मंत्री के आवास के बाद शराब की डिलीवरी हो जाती है, सीएम जा रहे थे वहाँ के 1 किलोमीटर के दायरे में, जहाँ भी चाहिए शराब आकर आपको पहुँचा देता है। इस पर सब चर्चा हो गई। देखिए, ऐसा है ना, इस पर अब सब चर्चा हो चुकी है। इसको क्वेश्चन को रिपीट करने का फायदा नहीं है। हमने बहुत इलेबोरेटेड तरीके से, बहुत डिटेल में आप सबको बता दिया। तो एक तरफ मुख्यमंत्री शराबबंदी पर बैठक कर रहे थे, दूसरी तरफ टाइम्स नाउ ने आपको इस स्टिंग ऑपरेशन में दिखाया कि किस तरह से 10 मीटर की, महज 10 मीटर की दूरी पर स्वास्थ्य मंत्री के घर के बाहर आपको शराब मिलती हुई दिखाई दे रही थी। स्टिंग ऑपरेशन में शराबबंदी जहां पर है, उस राज्य में अगर ऐसा हो रहा है तो सवाल बड़े उठते हैं। हालांकि इस पर अब रिएक्ट किया है यहां पर डीजीपी ने और कह रहे हैं कि कड़ी कार्रवाई इस मामले पर की जाएगी। वक्त हमारे एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। देखते रहिए टाइम्स नाउ नवभारत।